to UPPCS prelims paper 2024 GS1. 100 questions हमने देख लिए थे. Now let's start with question number 101. Which of the following statements are correct regarding ICT based governance? ICT based governance मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ई गवर्नेंस जो हो रहा है. फर्स्ट पॉइंट इज ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट. नहीं, ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी इन्हेंस होती है, रिड्यूस नहीं होती. दिस इज इनकरेक्ट. ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट. यस, पेपर का यूज़ नहीं होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है, तो इट रिड्यूसेस कॉस्ट. ई गवर्नेंस इंक्रीजेस सिटीजन्स इनपुट इनटू गवर्नमेंट. ओके, ई गवर्नेंस इंक्रीजेस सिटीजन्स इनपुट इनटू गवर्नमेंट. सिटीजन्स का इनपुट बढ़ता है ई गवर्नेंस से. जैसे आप देखोगे mygov.in करके वेबसाइट है, उस पर सिटीजन्स इनपुट दे सकते हैं गवर्नेंस के लिए, तो ये भी करेक्ट है. ई गवर्नेंस इंक्रीजेस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म. रेड टेपिज्म को बढ़ाता है? नहीं, रेड टेपिज्म को कट करता है, इसलिए तो लाया गया है. सो करेक्ट आंसर इज डी, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 102. UPSC derives its functions from which of the following sources? इसी फंक्शंस कहाँ से डिराइव करते हैं? तो चारों से करता है. कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही यूपीएससी के बारे में, फिर लॉज, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी आ सकते हैं उसके फंक्शन रिलेटेड, और कन्वेंशंस भी होते हैं. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मैच करना है? अब एनसीबीसी देखिए, ये करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है. फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल होता है 280, इलेक्शन कमीशन का 324 और एनसीएससी का 338A. सो करेक्ट आंसर इज ए. 104. अब ये बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है. एटलीस्ट इसमें 2 तो फेमस हैं ही. शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था एकदम स्टार्टिंग में, और केशवानंद भारती केस 1973 में था, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया था. सो फर्स्ट पे ये आएगा और फोर्थ लास्ट में आएगा. तो अगर इतना भी आपको पता है, यू कैन डू द क्वेश्चन. सो बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 105. असर्शन. आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ एन एमरजेंसी. जी हाँ, ये एमरजेंसी से रिलेटेड है. एन एमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम. ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्रेसिडेंट कभी भी एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आर्म्ड रिबेलियन होगा, इंसर्जेंसी होगी, इस टाइप की चीज़ों में ही कर सकते हैं, या वॉर होगा. बट अगर नहीं भी हुआ है तो उससे पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि अगर ऐसा अंदेशा है तो बोथ आर करेक्ट, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न. सो करेक्ट आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 106. ये कुछ योजनाएं दी हुई हैं, इनको डेट से मैच करना है. अब देखिए, स्वच्छ भारत मिशन को आप ले लीजिए. अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को करना है मैं बताती हूँ. स्वच्छ भारत मिशन है, गांधी जी से रिलेटेड था स्वच्छता का, तो ये अक्टूबर में ही हुआ होगा, और ये सबसे पहले ले आए थे, तो ये 2014 में हुआ था. ठीक है, सी का हो गया 2. फिर जल जीवन मिशन है, ये बरसात के मौसम में लॉन्च किया था अगस्त में, 2019 में लॉन्च किया था. तो बी का 3 है और सी का 2 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास बचता है. बाकी देख लेते हैं. उज्ज्वला योजना 2016 में थी, ये भी आपको पता ही होगी. आवास योजना भी 2016 में थी. तो डी इज़ द करेक्ट आंसर. 107. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? इनकम लेवल इंडिकेटर होता है, जी हाँ. पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर होता है. एजुकेशन होता है, येस. कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक इंक्लूसिव इंडिकेटर नहीं है. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, येस. तो 1, 2, 4 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. 108 क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें भी स्कीम्स को हमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है. स्वच्छ भारत मिशन हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया, 2014 में था. कौशल विकास योजना 2015 की है. गरीब कल्याण योजना डिमोनेटाइजेशन के बाद आई थी 2016 में. प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, जिसमें वन स्टॉप सेंटर्स एस्टैब्लिश किए थे महिला शक्ति केंद्र, वो 2017 में आई थी. तो 1, 2, 3, 4 इज़ द करेक्ट सीक्वेंस. अब माल्थुसियन थ्योरी आपने सुना होगा. क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाते हैं. माल्थुसियन थ्योरी, तो उसने बोला था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन पॉपुलेशन तो एक्सपोनेंशियली एकदम बहुत हाई रेट पे बढ़ती है. मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती है ना पॉपुलेशन. जैसे 2 है, फिर वो इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 2 बच्चे भी होंगे तो फिर, बल्कि पहले तो ज़्यादा होते थे, 4, 8, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती थी. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैथ्स में आपने पढ़ा होगा होता है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई चीज़ हो रही है, गुना होता जा रहा है,
और लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ेगा, मतलब उसमें थोड़ा जुड़ेगा थोड़ा जुड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज माल्थus argued that the population grows in a geometric progression while agricultural production grows in a arithmetic progression. Now question number 110, consider the following statements with reference to Congress Socialist Party. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? अब देखिए, क्या वो जनवरी 1934 में बनी थी? देखिए 1934 में बनी थी, ये सबको पता है, लेकिन अब हमें पता है कि 1934 में उनको पहले जेल से रिलीज़ किया था, उसके बाद उन्होंने वो पार्टी बनाई थी, जो भी लोग थे, तो इसे जनवरी में तो नहीं बन सकती, तो दिस इज़ इनकरेक्ट। और जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली जॉइंड दिस पार्टी ड्यू टू सिंपैथी फॉर सोशलिज्म? नो, ये बहुत बड़ा आयरनी था कि वो सोशलिज्म में मानते थे, बट ही डिड नॉट जॉइन दिस पार्टी, सो करेक्ट आंसर इज नाइदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 111, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये अरेंज करना है कि इन सब की डेथ्स कब हुई थी। तो ये देख लीजिए आप, ये ईयर्स दिए हुए हैं, तो इसके हिसाब से आंसर बनता है बी, 2, 3, 1, 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। अब ये देखिए, लिलित को ऑगस्ट ऑफर पता है 1940 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, फिर रेजिग्नेशन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 1939 में दे दिया था, जब लॉर्ड लिनलिथगो ने इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में ड्रैग कर लिया था विदाउट कांग्रेसमैन्स परमिशन। ठीक है, अगर आपको इतना पता है 412, तो 412 का सीक्वेंस बनता है। तो अगर आपको थर्ड नहीं भी पता है तो यू कैन डू द क्वेश्चन, आंसर इज डी। अब देखिए, रामगढ़ कांग्रेस सेशन ये भी 1939 में हुआ था, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, इट इज़ कॉल्ड सेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए क्यों इसको सेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हम बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, बुक्स को राइटर्स से मैच करना है। तो आप देख लीजिए, वंडर दैट वाज इंडिया, ये तो सबको पता होगा, A.L. बशम है, और ये आंसर में भी इन्होंने दिया हुआ है, 2 तो सब में दिया हुआ है बी का। फिर डी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखी थी, तो डी का 4 है। देन यू आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज हिंदू पॉलिटी, के.पी. जयसवाल ने लिखी थी, और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डी कौशाम्बी ने लिखी है। आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट को मैच करना है। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, आपको मालूम है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर ये आए हैं, तो आपको सारे पता होने चाहिए। तो इसमें 18 है, और मैप के अंदर सिर्फ 11 इसमें से हैं। ठीक है, वो आप चेक करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोक्रेक मेघालय में, अगस्त्यमलाई केरला, मनस आसाम। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 1115, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिकल आइडियल्स पे होती है? जी हाँ, होती है। रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रुथ, इन सब आइडियल्स से ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, कि आप एक रैशनल तरीके से रिसर्च करोगे, अपना बायस उसमें नहीं लगाओगे, और एकदम साइंटिफिक तरीके से उसको करो। ऑनेस्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस, यस। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर 116, करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर, हमें बताना है कि किस तरीके से क्रम होता है। तो प्लांट किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास, ऑर्डर, इसके बाद आता है जीनस और स्पीशीज़। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 117, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल नीश। अब देखिए, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका उस इकोलॉजिकल स्पेस में, उस एनवायरनमेंट में क्या यूनिकनेस है, कि वो क्या रिसोर्सेज यूज़ करता है, क्या वो खाता पीता है, कैसे रहता है, रिप्रोड्यूस करता है, क्या उसका हैबिटेट है, ये सब चीज़ें होती हैं, कि दिन में शिकार करता है या रात में। तो एनिमल्स का आपस में कंपटीशन होता है, फिर वो एक अपने आप ही एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है कि कौन सा एनिमल क्या खाएगा, किस टाइम पे हंटिंग वगैरह करेगा, वो इकोलॉजिकल नीश होता है। अब इनमें आप देख लीजिए, डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीशीज़ बिकम्स मिनिमम इफ़ द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्विटेबल इन अ हैबिटेट। अगर किसी हैबिटेट में रिसोर्स इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो कि भाई सबको लगभग सेम सी रिसोर्सेज मिल रही हैं, तो किसी एक स्पीशीज़ का डोमिनेंस कम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, देन नंबर ऑफ स्पीशीज़ बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीश इफ़ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। अगर इनफ रिसोर्सेज हैं तो किसी भी नीश में नंबर ऑफ स्पीशीज़ कम हो जाएंगी, तो ये करेक्ट है।
देन डोमिनेंट स्पीशीज़ ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीच। जो डोमिनेंट स्पीश होती हैं वो ज़्यादातर ब्रॉडर नीश को ऑक्यूपाई करती हैं। हाँ, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं, ज़्यादा वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर उनका कंट्रोल होता है। देन नंबर ऑफ स्पीशीज़ बिकम्स लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश इफ़ रिसोर्सेज आर सफिशेंट। अगर सफिशेंट रिसोर्सेज हैं तो इकोलॉजिकल नीश में नंबर ऑफ स्पीशीज़ लार्ज होंगी। अब देखिए, इसमें दिया था स्मॉल होंगी, इसमें दिया था लार्ज होगी, तो आंसर इन दोनों में से एक है। ठीक है, तो डी ये इनकरेक्ट है। नीश कम होगा, अगर सफिशेंट रिसोर्सेज हैं तो नीश कम बनेगा, ज़्यादातर सबका ओवरलैप होगा, तो इसलिए नीश लार्ज नहीं होगा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 118 ऑथर और बुक को मैच करना है। इसमें भी आप देख लीजिए, ये मैंने किया हुआ है। सो करेक्ट आंसर ये 2143 बन के आएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 119 कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार लेड द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिस इज करेक्ट 1857 में। देन लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एज द हेयर एपरेंट। नहीं, उन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज किया था, इसलिए तो वॉर हुआ था। सो ओनली वन। नाउ 120 फॉरेन ट्रैवलर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें आ गया था फाहिन, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आ गया था ये। देन आई सिंह आ गए थे, ये ताम्रलिप्ति पोर्ट पे आए थे बंगाल में, नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई भी की थी। फिर ह्यून सैंग, ये 7th AD में आए थे हर्षवर्धन के पीरियड में। और अलबरूनी, ये महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे 11th AD में। सो करेक्ट आंसर इज डी। ये बहुत ही मैंने सिली मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने बी लगा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 121 असर्शन बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड। बलबन ने सब सेंट्रलाइज कर लिया था अथॉरिटी को, हमें पता है। जी हाँ, पाइबोस वगैरह चला दिया था और नोबिलिटी को ख़त्म कर दिया था। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन्स। येस, और यही रीज़न था उसका, वन ऑफ द रीजन्स था सेंट्रलाइज करने का। और बाकी रीजन्स क्या थे आप पढ़ना, आपको पता है तो कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। सो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ 122 एसेइस्ट और उनकी ट्रीटाइज को मैच करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया। देवना भट्ट ने स्मृति चंद्रिका लिखी है, हिमाद्री ने चतुर्वर्ग चिंतामणि लिखा है, माधवाचार्य ने पाराशर माधव, ये तो नाम में ही आ रहा है। देन बल्लाल सेन ने दान सागर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 123 टर्किश इन्वेजन इन इंडिया वॉज सक्सेसफुल। जी हाँ, महमूद ऑफ गजनी 11th AD में जो आए थे वो टर्किश इन्वेजन था। रीज़न देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। हाँ, हमने देखा पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, इसलिए एक दूसरे की काट करने के लिए उन्होंने वो इन्वेजन सक्सेसफुल हो गया था। तो यही रीज़न था। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 124 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट अभी हुई है, तो वो इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड इट्स सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। नो, इट वाज द थर्ड समिट। देन द टर्म ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज। नो, इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज। सो करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 125 विद रेफरेंस टू कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क। ये अभी कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क अभी इनॉग्रेट हुआ है। कोहिमा कहाँ की कैपिटल है? नागालैंड की। आई होप यू गाइज नो। तो इट्स इनॉग्रेशन प्रोग्राम वॉज हेल्ड ऑन 8th March इन कोहिमा। नो, इट वॉज हेल्ड इन May। इट विल बी डेवलप बाय साउथ कोरिया। नहीं, जापान डेवलप कर रहा है उसको। अब इसकी बैक स्टोरी क्या है? बैटल ऑफ कोहिमा हुई थी 1944 में। आप इसके बारे में पढ़ना, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने ये पीस मेमोरियल क्यों बनाया है, तो इसको आप देखना। सो करेक्ट आंसर इज हियर डी। थैंक यू।